हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 2, अध्याय 8वां साई। तो हमने पहले लेक्चर में इसमें थोड़ी सी कहानी पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था एक रुद्रा अवस्था में एक स्त्री बैठी थी। क्योंकि उसके पति का खत आया था। खत में ये लिखा था कि मुझे इलाज के लिए यहाँ पे वो नहीं मिला, अब मेरे जीवित रहने की अवस्था नहीं है। तो बच्चे अच्छे सब रोने लगे। बहुत समय बाद फिर एक खत आया जिसमें लिखा था कि अब मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, भगवान की दुआ से मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। तो ऐसे करते करते जब उन्हें खत आने लगे, अब कम से कम 3 साल बाद उसने बहुत विस्तार में पूछा कि सब कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अपने बच्चे सोनू के बारे में जाना कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ तक हमने ये देखा था। फिर उसके बाद अब उनकी लड़की 18 वर्ष की हो गई थी। उसने खत में लिखा शादी के लिए, तो उन्होंने शादी के लिए मान गए, ठीक है चलो शादी करा देते हैं। और शादी में उन्होंने कहा कि सब इंतज़ाम मैं करूँगा, दहेज सब खान पान का सामान मैं दूंगा। अब यह भी बात तय हो गई, शादी भी हो गई और शादी में खान पान का सामान भी वहीं से अफ्रीका से आ गया। रिश्तेदारों को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि पिता ऐसा लग रहा था जैसे अफ्रीका में सोना लपेटता हूँ, यह बोला गया था जैसे सोना आता हूँ। तो ऐसे शादी ब्याह हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको टिक कराया था कि यहाँ तक आप इसे अंत कर दीजिए, उसके बाद से मैं प्रारंभ करती हूँ। आप क्या करना, आप पेज नंबर 38 खोल लेना और खोलने के बाद मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। आप जल्दी जल्दी खोल लीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सबने खोल ली होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, इसके उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ लंबी खींच लेगा। यानी यह उसने लिखा था खत के अंदर। वह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है, लेकिन उनके अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता। हर बार कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती और वह आना स्थगित हो जाता। बच्चों, क्या हुआ कि हमने देखा कि 2 बार उन्होंने आने की कोशिश करी कि अब मैं आ जाऊंगा, अब मैं स्वस्थ हो गया, अब मेरे को आना है। उसके बाद फिर लड़की का जब ब्याह हुआ तो उसमें भी उन्होंने कोशिश करी कि मैं आऊंगा, लेकिन उसमें भी नहीं आए। तो स्थगित होते होते हो ही जा रहा था। अब क्या हुआ, अब भी उसने लिखा कि जैसे ही कारोबार वगैरह सब बच्चों का ही है, ये वह कि मैं आऊंगा, मिलने आऊंगा। पाँव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा। यानी कि पाँव पे पंख बांधकर मतलब समय तेजी से जाता रहा। पाँव पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो पा रहा है, तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वही बिता लेंगे। क्या बच्चों, जब बच्चों में लालसा उत्पन्न हो रही थी अपने पिता को देखने की, अब बहुत समय बीत गया, पिता नहीं आए, तो बच्चों ने यह सोचा कि जब पिता नहीं आ रहे तो क्या हुआ, हम ही चले जाते हैं अफ्रीका, हम ही उनसे मिल लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ही अफ्रीका घूम आते हैं। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गए हैं। नैरोबी मोबेसा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यह उसने कहा कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मुझे इन दोनों संस्था के अलावा भी जाना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसने लिखा है प्रश्न के उत्तर में, मतलब नहीं आना। बच्चों, ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने बोला कि नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि अज्जू की पढ़ाई जब तक पूरी नहीं होगी, यहाँ की आबो हवा खराब है, बच्चों के लायक नहीं है। यह उसने बोल दिया कि आना ही नहीं है, प्रयास करेगा। फिर उसने क्या बोला कि जब बच्चों नहीं आना है तो कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ वो भी तो देगा कि क्यों नहीं आना है। तो उन्होंने ये बोला, अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकलकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। यानी कि जब समय निकल आएगा तब वह खुद ही घर आएगा। बच्चों की बहुत याद आती है, पर घर की बहुत याद आती है, लेकिन
लेकिन व्यवस्था के लिए क्या किया जाए, यानी घर की और उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत याद आती है, लेकिन व्यवस्था में वो क्या कर सकते हैं, नहीं आ पाता, क्योंकि उसको काम है बहुत सारा, इसलिए वो नहीं आ पाता। यह वो खुद बोल रहा है। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। बच्चों, जैसे बोला था कि पैर पे पंख लगा के वक्त गुजर रहा था, तो इसी प्रकार से वक्त गुजरते गुजरते वहां पर पहुंच गया जहां अज्जू ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। और पिता की शर्त क्या थी, यहाँ की आबो हवा खराब है कि बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी, लेकिन अब अज्जू ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, लेकिन पिता के पर आने की संभावना अब भी ना दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई, एक बार अंतिम बार देखना चाहती है। बच्चों, क्या हुआ, अभी तक उनके पिता नहीं आए, बच्चों की पढ़ाई हो गई। जब वो क्या थे, वो दूध पीने वाले बच्चे नहीं, छोटे छोटे मुंह वाले बच्चे थे, आज वो इतने बड़े हो गए और फिर भी उनके पिता नहीं आए। और अब तो उन्होंने खत में भी लिख दिया कि क्या है कि माँ बीमार रहने लगी है, माँ के एक बार अंतिम बार आप दर्शन कर लीजिए। प्रियतुक युक्तक में विस्तृत पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। आक्समार्क पहुंचकर पापा की चौंकाने की पूरी योजना, यानी कि क्या बच्चों के मैं जाऊंगा और पापा को चौंकाऊंगा, सरप्राइज दूंगा, इस तरीके से उन्होंने ये योजना बना ली। योजना, टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया। और एक दिन दिल्ली में वह विमान से रवाना हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की थी की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएंगे, यानी ये कल्पना भी नहीं होती कि इतनी जल्दी एक दूसरे देश में आ जाएंगे। उनकी निहारने में तो अभी तक उतनी ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। बच्चों, जैसा छोड़ के आए थे उसे लग रहा था कि एक आंख इतना बड़ा हो गया होगा, उनकी नजरों में तो यह भी नहीं होगा। नैरोबी के हाई पोर्ट पर उतरकर वह सीधा उस पते पर आ गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा था। हाँ, उसके पिता ही की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। यानी बच्चों, जहाँ पर वो जिस पते पर पहुंचा वो पता क्या था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके पिता की धुंधली वहाँ पर नेम प्लेट ज़रूर थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्धक्ष भारतीय अवश्य वहाँ रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, लिपट अकेले हैं। लिपट यानी कि बच्चों क्या है कि वह बिल्कुल अकेले हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और उनके आसपास एक जन रहते हैं, यह बात पता लगी। वह बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करने लगा कि कौन है। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊब रहा मतलब उबासी आ रही, नींद आ रही है उसे, ऊब रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में लिया। भोजन के बाद उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलता किलक रहा है। वह किसका चित्र है? यानी कि एक दीवार की ओर उन्हें दिखाया गया और दीवार की ओर क्या था, एक बच्चा ढुलक रहा है माँ की गोद में, और यह चित्र एक बूढ़ा आदमी उसे दिखा रहा है। तो यह प्रश्न उठ रहा था, ये किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा और कुछ झेपते हुए कहा, मेरा।
वृद्धक इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। सच कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं जिगरी दोस्त हूँ। यानी बच्चों, उन्होंने क्या, उनके पिता का जिगरी दोस्त उन्हें दिखा और उसने बताया कि यह मैंने फ़ोटो लगा रखी है, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो और कल ही की तो बात थी, तुम छोटे से थे। जिगरी दोस्त हूँ। लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी में मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था। बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ साजे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह एक बहुत अच्छी फार्म है जो उसने खोली थी। नैरोबी की बहुत अच्छी फार्म बन गई। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए और उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ इस तरीके से बच्चों व्यतीत हुआ होगा कि जिसके कारण यह हो रहा था। यानी उनके पिता नहीं दिखे, लेकिन कौन दिखा? उनके दोस्त दिखे, जिगरी दोस्त, जो मिलके कहते हैं कल की तो बात थी, तुम छोटे से थे। और उनके हाथ पकड़ के पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। भाई बहन सब ठीक है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है ना? सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही। हौले से उन्होंने हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। यानी शून्य मतलब ऐसे कहीं पर भी के पलके टिकाए, एक तक सोचते रहे कुछ ना कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए से बोले, देखो बेटे, तिनके के सहारे तो हर कोई जी लेता है। तिनके के सहारे मतलब कोई तिनका हो, उसके सहारे हर कोई जी लेता है। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ तिनके के साए के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ जाते हैं। क्या बात कही बच्चों? ये बात कही कि कभी कभी क्या होता है कि तिनके के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभार हम भंवर से भटक जाते हैं। नहीं, एक तिनके की खोज के चक्कर में हम किनारे पे ही रह जाते हैं, यानी वहीं पर रह जाएंगे, लहरों में अपना हाथ ही नहीं आजमाएंगे। ये बात उन्होंने बोली। निकलकर किनारे पर आ जाते हैं। हमारे जीवन कुछ ऐसे ही तंतुलों के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जैसे पानी का बुलबुला उठा और वो फूट गया और पानी की एक बूंद भी हमें कहीं पर दिखाई नहीं थी। बस यही मैं सोचता था, यही। वह खासे अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 वर्ष पहले ही हो जाती तो क्या होता? भले ही वह एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। बच्चों, क्या बात देखो, 10-15 वर्ष से वो अपने पिता से मिला भी नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है। हमने देखा, अभी तक हम कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं। उन्हें गंभीर बीमारी थी, उसके बाद एक पत्र आया कि अब मैं ठीक होना शुरू हो रहा हूँ। तो वार्तालाप सिर्फ पत्र के द्वारा ही होती थी, जो वो सबके बारे में पूछते थे। अब वह यहाँ पर आ गया लड़का, और आने के बाद वह क्या देखता है, उनके दोस्त मिले, दोस्त ने फोटो भी दिखा दी कि ये बेटा तुम ऐसे दिखते थे। और अब उसका मन ना इंद बिंद होके घूम रहा है अपने पिता को ढूंढने के लिए। और उसी बीच वो अंकल क्या कह रहे हैं? वो अंकल ये कह रहे हैं कि अगर 10-15 वर्ष पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाती तो क्या होता। और उसका चेहरा देखने लायक हो गई तो वही था कि चेहरे की ओर देखा, गंभीर चेहरा था। 10-15 साल पहले ही हो जाती तो क्या होता। भले ही वह एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। इन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह नहीं, कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते।
यानी रुपयों का कोई फायदा नहीं होता, रुपए भी बेकार जाते और तुम्हारा जीवन भी बेकार जाता। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, फिर ये सोचते हैं हम बड़े हैं, किस तरीके से ये सब चीज़ें संभालेंगे, तो विलीन हो जाता। तुम्हारी माँ धूल धूल कर कब की मर चुकी होती, धुल धुल कर कब की मर चुकी होती, यानी तुम्हारी माँ कब की चल बसी होती कि मेरा पति नहीं रहा, यह सोच सोच कर ही। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, वहाँ जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताश की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ भी न दिखता तुम्हें। बिल्कुल सही बात कही बच्चों, मैं यहाँ पर बहुत हद तक इनसे सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें हमारे पास हों, सबके पास पूरे 24 घंटे होते हैं बच्चों, लेकिन जो लोग सिर्फ पढ़ाई को देते हैं वो पढ़ाई के लिए देते हैं और बाकी चीज़ें यही होती है। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई तो वो शायद कुछ भी संभाल नहीं पाते, ना अपनी शिक्षा, ना उन रुपयों की रकम, ना अपनी माँ को, सब कुछ भूल जाता है एकदम से और कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता। तो अगर उन्होंने झूठ भी बोला तो कुछ गलत नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन सब की एक ज़िंदगी तो पहले ही जा चुकी थी, इतनी सारी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद होने से बचा ली। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक में भिगोया। हम दुर्लभ होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं। यानी कि बच्चों क्या बोला कि उन्होंने अपने मतलब जो उनके होठ सूख रहे थे, क्यों सूख रहे थे, उन्हें आंसू आ रहे थे, उन्होंने जीभ के अंदर दबाते हुए कहा, एक दृश्य बताया। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर हम लोग असहाय अकेले होते हैं फिर भी हम लोग क्या होते हैं, दूर तक चले जाते हैं, बहुत दूर तक, पहाड़ों आराम से अपना सफर तय कर लेते हैं, वनों पार कर लेते हैं। सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे, कि एक जो हमें डोर दिख भी नहीं रही उसके सहारे, कि हमने वन भी पार कर लिए, सब कुछ पार कर लिया, कि हमें ये झील देखनी है तो इसी उसमें हमने वो वन भी पार कर लिया, सब कुछ कर लिया। उनका गला भर आया। यह कहते क्या हुआ बच्चों? उनका गला भरने लगा, आंसुओं से भरने लगा। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे, अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। जो साझो कारोबार में जो पैसे लगाए थे वो नियमित रूप से उन्हें भेजता रहा। कितने वर्षों में मैं इसी बात के इंतज़ार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। जो ये तुम्हारा कारोबार है इसमें मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसबज हो गए, यानी सरसबज मतलब समझदार, सरसबज हो गई। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। डबडबाई आंखों में वह दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर देख ना जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। बच्चों यहाँ पे ये जो कहानी थी खत्म होती है। कहानी बहुत अच्छी थी बच्चों। कहानी में एक ऐसी सीख मिली कि अगर किसी को तुम ऐसा सहारा दे सकते हो जिसके सहारे वो चल सके। सहारे की किसी को ज़रूरत नहीं है, ना हमें है ना किसी को है, लेकिन होता क्या है, अगर सहारा बंधा रहता है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। हमें लगता है इसके बाद हमें यह मिलेगा, इसके बाद हमें यह मिलेगा, और अगर हमें ये लगे कि इसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम निराश होकर एक जगह बैठ जाते हैं। तो हमने कहानी पढ़ी। कहानी के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए जिनमें आपको लिखना है, वो वाली कॉपियाँ निकालें और पुस्तकें निकालें, और एक जगह लिखिए शब्द और दूसरी जगह लिखिए अर्थ। तो बच्चों आपका पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है आपका चंद दिन। मैंने आपको पढ़ते हुए बताया था चंद दिन का मतलब क्या होता है? थोड़े दिन। थोड़े दिन, थोड़े दिन का मतलब क्या हो गया? सम डेज, सम डे, थोड़े दिन, सम डे। फिर आता है बच्चों दूसरा हमारा क्या है? आबोध। आबोध, आबोध का अर्थ क्या हो गया? आबोध का अर्थ होता है नासमझ। नासमझ का मतलब क्या हो गया? अननोन। आबोध, नासमझ, अननोन। फिर बच्चों
तीसरा क्या है हमारा? विदेशी। विदेशी कौन होता है? जो अपने देश का ना हो, यानी कि दूसरे देश का। दूसरे देश का यानी कि फॉरिगन, फॉरेनर, फॉरेनर। और फिर हमारा चौथा है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसे कहते हैं बच्चों? हालत को। स्वास्थ्य मतलब हालत। हालत को क्या कहते हैं? हेल्थ। फिर है बच्चों हमारा पांचवा हमारे पास क्या है? वजीफा। वजीफा मैंने आपको बताया भी था। वजीफे को कहते हैं मतलब स्कूल से मिला, स्कूल की ओर से आया, स्कूल की ओर से मिलने वाला धन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप। अब बच्चों लिखते हैं छठा हमारा क्या है? छठा है हमारे पास प्रतीक्षा। प्रतीक्षा को क्या कहते हैं? किसी का इंतजार करना। प्रतीक्षा क्या हो गया बच्चों? इंतजार। इंतजार को क्या कहेंगे? आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वेट। अब देखते हैं बच्चों सातवां क्या है हमारा? कारोबार। कारोबार हम लोग बोल ही सकते हैं व्यवसाय। कारोबार यानी कि क्या हो गया बच्चों? व्यवसाय। व्यवसाय किसी भी चीज़ का हो सकता है। तुम्हारी पेन, पेंसिल, किसी भी चीज़ का। व्यवसाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजनेस। बच्चों हमने क्या क्या शब्दार्थ देखे? पहला था हमारा चंद दिन यानी थोड़े दिन, सम डेज। दूसरा था आबोध। आबोध मतलब नासमझ, अननोन। और फिर हमारा क्या था? तीसरा विदेश। विदेश मतलब दूसरे देश का यानी फॉरेनर। चौथा था हमारा स्वास्थ्य, हालत, हेल्थ। पांचवा वजीफा, स्कूल की ओर से मिलने वाला धन यानी स्कॉलरशिप। चौथा प्रतीक्षा, इंतजार, वेट। और सातवां कारोबार, व्यापार, बिजनेस। तो बच्चों हमारे शब्दार्थ यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आपका अभ्यास कार्य दिया हुआ है जो आप स्वयं से थोड़ा बहुत करने की कोशिश करना। तो हमारी यहाँ पर कहानी भी खत्म हो चुकी है। तो मिलते हैं बच्चों तीसरे लेक्चर में और देखते हैं उसमें हमारे जो अभ्यास कार्य है जो आप गृह से करके लेकर आएंगे वो आप किस प्रकार करके लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर।